स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 1904, विकल्प बी 1911, विकल्प सी 1927 या विकल्प डी 1937। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना 1911 में हुई थी। ICMR को पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA के नाम से जाना जाता था। वहीं बाद में 1949 में इसे पुनः नामित करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किया गया। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में कौन सा देश कजाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? विकल्प ए ईरान, विकल्प बी किर्गिस्तान, विकल्प सी अफगानिस्तान, विकल्प डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। किर्गिस्तान मध्य एशियाई देश है जिसे वर्ष 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली थी। किर्गिस्तान की सीमा कजाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगती है और इसकी राजधानी बिश्केक है, अतः विकल्प बी सही है। समाचारों में देखा जाने वाला पद वेंचर कैपिटल यानी VC फंड का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। विकल्प ए वह निधि जिसे निवेशक प्रारंभिक चरण वाली कंपनियों में निवेश किए जाने हेतु प्रतिबद्ध होते हैं। विकल्प बी स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान किए जाने हेतु एक सरकारी कार्यक्रम। विकल्प सी उच्च ब्याज दर वाला बचत खाता या विकल्प डी बॉन्ड पर केंद्रित एक प्रकार का म्यूचुअल फंड। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए वेंचर कैपिटल अथवा जोखिम पूंजी या VC। वेंचर कैपिटल फंड वह धनराशि है जिसे निवेशक प्रारंभिक चरण की कंपनियों में निवेश किए जाने हेतु प्रतिबद्ध होते हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत समावेशी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, अतः विकल्प ए सही है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। दूसरा, इसमें देश में कार्यरत घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष या एक तिमाही में किसी देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, अतः कथन एक सही है। इसमें देश के भीतर कार्य करने वाली घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल है, अतः कथन दो सही है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन के मूल्य को मापता है और यह किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन और विकास का प्रमुख संकेतक है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशों को संघर्ष से शांति की ओर ले जाने में मदद करने के लिए प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, शांति स्थापना अभियानों के लिए संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति आवश्यक होती है। तीसरा, पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित एक महत्वपूर्ण साधन है जो देशों को संघर्ष से शांति की ओर ले जाने में मदद करता है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि शांति अभियानों के लिए संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, अतः कथन दो भी सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए UNTSO स्थापित करने के लिए मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया था, अतः कथन तीन सही नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन यानी RFMO अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विशिष्ट महासागर क्षेत्रों में मछली भंडार के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय यानी अनक्लॉज के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत खुले समुद्र में मत्स्यन की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है तथा इसकी शर्तों को पूरा न करने वाले देशों के जहाजों के लिए मत्स्यन अवैध निर्धारित किया गया है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL एक आधिकारिक सीमा है जो प्रादेशिक जल को अलग करती है, समुद्री अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है और मत्स्यन को विनियमित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? यह है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प C सभी 3। संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता यानी UNFSA 1995 राज्यों को या तो सदस्य बनना चाहिए या उन्हें मत्स्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों द्वारा स्थापित संरक्षण और प्रबंधन उपायों को लागू करने पर सहमत होना चाहिए। RFMO अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विशिष्ट महासागरीय क्षेत्रों में मत्स्य भंडार के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन एक सही है। अनक्लॉज का अनुच्छेद 87 हाई सी में मत्स्यन की स्वतंत्रता को सीमित करता है तथा इसकी शर्तों को पूरा न करने वाले देशों के जहाजों के लिए मत्स्यन को अवैध बना देता है, अतः कथन 2 भी सही है। IMBL अनक्लॉज के अनुसार एक आधिकारिक सीमा है जो प्रादेशिक जल को अलग करती है, समुद्री अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है तथा मत्स्यन संसाधनों के उपयोग और नौसैनिक गतिविधियों को विनियमित करती है, अतः कथन 3 भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया के साथ सीमा साझा करता है? पहला तुर्की, दूसरा ईरान, तीसरा इजराइल, चौथा लेबनान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। विकल्प A केवल 1, 3 और 4, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 4 या विकल्प D 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प A केवल 1, 3 और 4। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान से लगती है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया था तथा देश के प्रमुख शहरों में बारादा नदी के किनारे स्थित दमिश्क, होम्स और पालमायरा शामिल हैं, अतः विकल्प A सही है। स्टारलिंक, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। विकल्प A नासा द्वारा एक गहन अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन, विकल्प B स्पेस एक्स द्वारा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा, विकल्प C टेस्ला द्वारा लॉन्च की गई नई क्रिप्टो करेंसी, विकल्प D वैश्विक मौसम निगरानी प्रणाली। तो इसका सही जवाब है विकल्प B स्पेस एक्स द्वारा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा। स्टारलिंक सैटेलाइट का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रदान करता है। इसका संचालन स्पेस एक्स द्वारा किया जाता है जो एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी है। वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए स्टारलिंक का लक्ष्य 42,000 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना है, जिससे पृथ्वी के ऊपर केवल 547 किलोमीटर की दूरी पर एक वृत्तीय आवरण बन जाएगा। वर्तमान में दूरसंचार परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की निम्न कक्षा में लगभग 7,000 बड़े पैमाने पर निर्मित छोटे उपग्रह हैं। यह कक्षा 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर है, अतः विकल्प B सही है। माइसेलियम ईंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे कवक के बीजाणुओं, भूसी और चूरा से बने होते हैं जो एक हल्के रेशेदार ढांचे का निर्माण करते हैं। दूसरा, उत्पादन के दौरान माइसेलियम ईंटें पारंपरिक पक्की मिट्टी की ईंटों की तुलना में काफ़ी अधिक CO2 उत्सर्जित करती हैं। तीसरा, वे बायोडिग्रेडेबल, अग्निरोधी हैं तथा अच्छे ताप अवरोधक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प C केवल 1 और 3। माइसेलियम ईंटें जलवायु परिवर्तन को देखते हुए निर्माण उद्योग कम कार्बन वाले विकल्पों की तलाश कर रहा है
और माइसेलियम ईंटें एक आशाजनक नवाचार के रूप में उभरी हैं। माइसेलियम ईंटें कवक, बीजाणुओं, भूसी और चूरा से निर्मित माइसेलियम ईंटें पारंपरिक पकी हुई मिट्टी की ईंटों की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली एक हल्की रेशेदार संरचना बनाती हैं, अतः कथन एक सही है। पारंपरिक पक्की मिट्टी की ईंटों के विपरीत, जो प्रतिवर्ष लगभग 300 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित करती हैं, माइसेलियम ईंटों में कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वे बायोडिग्रेडेबल, अग्निरोधी, हल्के और अच्छे ताप अवरोधक हैं, जो उन्हें आंतरिक पैनलिंग, फिल्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं, अतः कथन 3 सही है। नाट्य संगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक थिएटर संगीत है जिसमें रागों और तमिल ग्रंथों पर आधारित भक्ति गीत गाए जाते हैं। दूसरा, ताल गंधर्व ठेका एक सदियों पुराना लय चक्र था और इसका उपयोग विशेष रूप से नाट्य संगीत के साथ किया जाता था। तीसरा, पहला संगीत नाटक संगीत स्वयंवर था, जो नाट्य संगीत पर आधारित एक नाटक था जिसका मंचन वर्ष 1843 में विष्णुदास भावे द्वारा सांगली में किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। रंगमंच के संगीत को नाट्य संगीत कहा जाता था और गीतों को नाट्य गीत कहा जाता था, जो मराठी ग्रंथों के साथ रागों पर आधारित गीत थे, अतः कथन एक सही नहीं है। ताल गंधर्व ठेका संगीत नाटक युग के दौरान एक नया आविष्कार किया गया ताल था, जिसका उपयोग विशेष रूप से नाट्य संगीत की संगत के लिए किया जाता था, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। विष्णुदास भावे का नाटक संगीत स्वयंवर वर्ष 1843 में सांगली में मंचित होने वाला पहला संगीत नाटक था, अतः कथन 3 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लास्ट वैक्स तकनीक का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसका उपयोग हड़प्पा के लोग जटिल मूर्तियां बनाने के लिए करते थे? विकल्प ए टेराकोटा मोल्डिंग, विकल्प बी पत्थर की नक्काशी, विकल्प सी कांस्य ढलाई या विकल्प डी क्ले फायरिंग। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।